जय हिंद। दिल्ली वासियों, मैं भी आपकी तरह एक मतदाता हूं दिल्ली का, और मैं अब इस झांसे में नहीं आता जो झांसे केजरीवाल ने और इसकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को लगातार दिए। सबसे पहला तो इसका सिद्धांतवादी होने का झांसा, ईमानदार होने का झांसा। अब ये कितना सिद्धांतवादी है ये तो इसके पहले चुनाव से ही पता चल गया था। दुनिया भर का विरोध करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित कांग्रेस को करके जो इसने जनता को बहकाया था, और जनता को लगा कि भाई कोई नई चीज भारत की राजनीति में आ रही है, उसको एक ही महीने में इसने ध्वस्त कर दिया था। इसका वो सिद्धांत गायब हो गया और कांग्रेस से ही मिलकर इसने अपनी पहली सरकार बनाई। गिर गई बात, लेकिन अपनी पैठ इसने उस झांसे से बना दी। जो समझदार थे वो समझ गए कि ये जो है नौटंकी कर रहा है। खैर, अब उसके बाद से अपने आप को खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगातार दिल्ली की जनता को झांसा दे रहा है। बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब मैं शिक्षा पे ही इससे कुछ पूछता हूं। रोज ये चिल्लाते हैं हमने फिनलैंड भेज दिए प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए। कहां भेज दिए? फिनलैंड। आपने कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में फिनलैंड का नाम सुना है कि फिनलैंड की क्या शिक्षा पद्धति है? अरे भाई, जर्मनी भेजा होता तो समझ में आता, जापान भेजा होता तो समझ में आता, ये फिनलैंड भेज दिया। अब ये कैसे भेजा जाता है जरा यही समझिए। इसमें भी एक घोटाला है। जिस दिन इसकी जांच हो गई वो घोटाला सामने आ जाएगा। कई दुनिया के जो प्राइवेट संस्थान हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने अपने एजेंट बना रखे हैं हर देश के अंदर, और वो एजेंट जाकर के बात करते हैं कि हम ये ट्रेनिंग करवा देंगे, हम वो ट्रेनिंग करवा देंगे, और बाकायदा कमीशन बंधी हुई है उस एजेंट की भी नहीं, जो इनको ठेका देता है उनकी भी। एक से एक अच्छा शिक्षाविद भारत में मौजूद है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी माहिर नहीं होती तो आज नासा के अंदर 40% वैज्ञानिक जो हैं भारतीय नहीं होते। अमेरिका में 30% डॉक्टर भारतीय नहीं होते। बड़े बड़े सीईओ जो बैठे हुए हैं भारतीय नहीं होते इन मल्टीनेशनल्स के। वो भारतीय आईआईटी से ही पढ़ के गए हैं, भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ही पढ़ के गए हैं, भारतीय स्कूलों से ही पढ़ के गए हैं। लेकिन इसको तो फिनलैंड चाहिए, ये फिनलैंड भेजेगा। मेरा निवेदन है दिल्ली के उपराज्यपाल से कि एक पूरी जांच इस पे करवाए कि ये फिनलैंड भेजने का निर्णय कैसे हुआ, कौन कंपनी इसमें लगी हुई थी बीच में, कौन एजेंट था इसके अंदर बीच में। सच सामने आ जाएगा। दूसरी बात, शिक्षा में भैया 11 साल के अंदर इसने कितने नए विश्वविद्यालय खोल दिए दिल्ली में? जरा बताए तो सही। कितने नए कॉलेज खोल दिए? जरा बताए तो सही। ये तो है उच्च शिक्षा।
कितने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के अंदर कितनी भर्ती की इसने, कितने शिक्षकों को पक्के नौकरियां दी इसने। जरा वो आंकड़े क्यों नहीं निकालता? वो आंकड़े रखे ना जनता के सामने। कितने ऐसे शिक्षक जो एडॉक चल रहे थे, जिनकी कच्ची नौकरियां थी, उनमें से कितनों को पक्का किया इसने? जरा वो आंकड़ा दे। कितने शिक्षकों की इसने रीट्रेनिंग करवाई, जरा उसका आंकड़ा दे। आज के समय में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को अगर जरूरत है एक बात की, तो वो काउंसलिंग की है। यानी एक मनोवैज्ञानिक द्वारा उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना कि बच्चे पे तनाव ना बने, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे इम्तिहान का हो, चाहे कोई और समस्या लेकर के हो। अगर फिनलैंड जाके तुम बहादुरी शिक्षा का आधुनिकीकरण करना चाहते हो केजरीवाल, मुझे एक स्कूल तो बता दो जहां तुमने कोई मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया, साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किया हो। एक बता दो तो मैं मान जाता कि तुम वाकई में शिक्षा का सुधार करना चाहते हो। और फिर तो आपके सामने ही था, कोर्ट ने डांट लगाई थी कि बच्चों की वर्दी, बच्चों की किताबें विताबें वो तक देने को इन पे पैसा नहीं था। कहां गया? क्योंकि हर सरकार का एक बजट अलॉट होता है कि हम इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करेंगे, इस क्षेत्र में इतना करेंगे, इतना करेंगे। तो जो किताबें और इसके लिए उनकी वो वर्दी, यूनिफॉर्म के लिए जो पैसा अलॉटेड था, वो कहाँ गया? क्यों इतने दिन तक वो वर्दी और यूनिफॉर्म और किताबें नहीं खरीदी गई? इसका भी जवाब दे दो भाई केजरीवाल, मान जाएंगे तुमको। अब आइए जरा स्वास्थ्य के ऊपर। कोविड का काल आपने इसके समय में देखा। जरा ये आंकड़ा भी बता दो कि ये तुमने मोहल्ला क्लिनिक जो शुरू की थी, ये कोविड काल के अंदर कितनी काम कर रही थी और कितनी बंद थी और वहां पे क्या हो रहा था, ये दिल्ली के नागरिक मुझसे ज्यादा अच्छा और जानते हैं कि किस मोहल्ले में क्या हो रहा था। जरा केजरीवाल जी, जिन मकानों को किराए पे लेके गए, ये मोहल्ला क्लिनिक खोली गई, जरा उनके मकान मालिकों के भी तो लिस्ट निकाल दीजिए एक, और मूल्यांकन करा लीजिए कि क्या किराया बनता है और क्या किराया उनको दिया जा रहा है। एलजी साहब, जरा ये फाइल भी खुलवाइए, पता लग जाएगा कि जो स्थान किराए पे लिए गए मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, उनकी मलकियत किसकी थी और किसको किराया जा रहा है। कोविड के दौरान ही बजाय इसके कि खर्चा जो बीमार है उनके ऊपर किया जाए, अपने वोटरों को, अपने जो एक कैडर है इसके, उनको नई नई वर्दियां सिलवा के पुलिस जैसी चौराहों पे खड़ा कर दिया कि जनता को तंग करें। मैं खुद बहुत भोगी हूं और मैंने जवाब दिया था। और बड़े वायदे किए थे उस समय कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट होगा। जरा केजरीवाल बताए तो सही, दिल्ली के कितने अस्पतालों में तुमने ऑक्सीजन के प्लांट बनवा दिए? चलो ये आंकड़ा भी बाहर निकाल दो जनता के सामने। कितने स्थान डॉक्टरों के खाली पड़े हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, जरा ये आंकड़ा भी बाहर निकाल दो।
कितना पैसा तुमने इन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में औषधि देने के लिए रखा था मरीजों की, जरा वो भी निकाल दो। क्यों मरीजों को जाके धक्के खा करके बाहर केमिस्ट की दुकान पे फिर दवाई खरीदनी पड़ती है, जरा वो भी निकाल दो। तो स्वास्थ्य पे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारने के लिए, खुद को ही अपने को स्वास्थ्य के सर्टिफिकेट देने के लिए बड़ा मोहल्ला मॉडल का, मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा अच्छा विचार है मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन उस विचार को तुमने तहस नहस कर दिया अपने हथकंडों द्वारा। जनता को बताने के लिए एक अच्छा विचार लाए और उसी विचार को एक साधन बना लिया जनता का शोषण करने के लिए। अब आइए जरा बिजली के ऊपर। कल परसों ही आज इन्हें किराएदारों की याद आ गई और फिर एक वक्तव्य दिया कि हम देखेंगे कि किराएदारों को भी वो बिजली बिल की सुविधा मिले ना देने की। पिछले 13 साल से याद नहीं आई किराएदारों की? आप में से कितने दिल्ली वासी ऐसे हैं जो कोई एक कमरा लेके रहता है, कोई 2 कमरे लेके रहता है? अब मालिक मकान वहां पे मीटर नहीं लगाता, कोई सब मीटर नहीं लगाता, और आपसे एक मोटी रकम जो है महीने की बिजली के किराए के तौर पे वसूल कर लेता है। उसका खुद का बिल नहीं आता पूरे घर का इतना जितना वो आपके एक कमरे से वसूल कर लेता है। उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब जब ये पता लगा, हम लोगों ने ट्वीट किया था इस पे, जब पता लगा अरे ये है और ये वोट मेरा कट ना जाए, तो अब याद आ गई कि मैं किराएदारों पे भी ध्यान दूंगा। बिजली का बिल मेरा नहीं आया पिछले महीने, मैं हैरान हूं, क्योंकि मेरा बिजली का बिल आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बिजली का बिल ना आया हो। अब होगा क्या, अगले महीने बढ़ के आ जाएगा और कह देंगे वो मीटर रीडर वाला रीडिंग करने नहीं आया था, या रीडिंग में कोई गलती रह गई, और फिर दुगना मुझसे वसूला जाएगा। ये है इसका हकीकत, इसकी बिजली की। और चौथी बात पे आइए, पानी पे। पहले तो खूब टैंकर चलाए इसने कि मुफ्त में पानी दिया जाएगा, सारी दिल्ली को पिलाया जाएगा। तो जल बोर्ड की जो हालत हुई वो तो एक चीज थी। आज एक केजरीवाल इस बात का आंकड़ा दे दो कि तुम्हारे जो वो पानी को रिसाइकिल करने वाले प्लांट हैं, पानी की सफाई करने वाले प्लांट हैं, वो कितने प्लांट ईमानदारी से सही चल रहे हैं। इसका जवाब देना होगा, यह आंकड़ा देना होगा। और इसके साथ साथ अब ये देखिए आपको ब्लैकमेल कैसे करता है। आज दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की। जल विभाग किसके अंडर आता है? केजरीवाल के। आपके पानी के बिल किसने भेजे हैं? केजरीवाल की सरकार ने। कितने भेजे हैं? बढ़ा चढ़ाकर भेजे हैं। और केजरीवाल क्या कहता है? ये बिल का पैसा मत दो, अभी भुगतान मत करो इस बिल का, चुनाव के बाद मेरी सरकार आएगी तो सब माफ कर देगी। चुनाव के बाद तेरी सरकार आएगी तो माफ कर देगी। तो आज किसकी सरकार है दिल्ली के अंदर जिसने बड़ा हुआ बिल बना करके तुमको भेजा है? आज क्यों नहीं माफ होगा भाई वो बड़ा हुआ बिल? ऐसे हथकंडे सिर्फ एक ब्लैकमेलर ही अपनाता है, जो आपको वोट के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। ये तो वो हुई कि कई लोग बैठे ताश खेल रहे थे,
मोहल्ला का जो गुंडा था उसने पुलिस वाले को बता दिया जाके, दीवान जी पकड़ दो इनको जाके। और जब उसने पकड़ दिया तो ऊपर से पहुंच गया और वो बोले, अरे भैया दादा हमें बचा लो। तो 2 के चांटा लगाया, दीवान जी से बोला, अच्छा ठीक है दीवान जी, छोड़ दो, अब की बार दोबारा नहीं खेलेंगे। और आगे जाकर के दीवान जी ने जितने पैसे उनसे बटोरे थे वो आपस में आधे आधे बांट लिए। तो ये है इसकी ब्लैकमेलिंग कि पहले पानी का बिल बढ़वा के भेजेगा। मुझे याद है एक बार तो दिल्ली के इस जल विभाग का ये तक हाल हुआ कि मुरादाबाद, ये मुरादनगर से जो गंगा का पानी आता है यहां पे ओखला वाले प्लांट में, इतना पानी वहां पे नहीं आया जिससे ज्यादा के बिल लोगों को भेज दिए गए। तो ये तो है इसका पहले बिलों का हाल पानी के। अब किस जगह कैसा पानी आता है वो मैं नहीं कह रहा, वो रोज आपको यूट्यूब पे भी और सब जगह रिपोर्ट के अंदर भी दिल्ली के नागरिक बता रहे हैं कि किसके यहां कितना पवित्र जल आता है, कितना पवित्र जल आता है। अरे अगर तू चीफ मिनिस्टर था, आतिशी तू भी सुन ले, तो अगर एक मोहल्ले से भी ये शिकायत आती है कि पानी गंदा आ रहा है तो तुरंत तुम्हारा ये काम बनता है कि वहां अपने साइंटिस्ट को भेजो, इंजीनियर को भेजो, जल विभाग के लोगों को भेजो कि क्या वजह है भाई यहां पे पानी गंदा आ गया। ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि दिल में तुम्हें मालूम है कि गंदा पानी क्यों आ रहा है। जो पैसा तुम लोगों ने इधर उधर कर दिया है, और जब प्लांट में सामग्री नहीं होगी पानी साफ करने की, जब प्लांट चलेगा ही नहीं तो साफ पानी कहां से आ जाएगा? और इसका सीधा प्रभाव जो है दिल्ली के स्वास्थ्य से है आपके। इसे स्वास्थ्य से भी जोड़ करके देख लीजिए। और जब अपना मुंह काला होने से दिल्ली के गंदे पानी को लेके बचाने के लिए इसको कुछ नहीं मिला, तो बजाय उन 42 नालों को, उनके पानी को साफ करवाने के लिए वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने की जगह ये क्या बयान देता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने जमुना में जहर मिला दिया है। ऐसा वक्तव्य कोई आतंकी ही दे सकता। एक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर दे रहा है ये बयान, और उसकी चमची जो बैठी हुई है चीफ मिनिस्टर बन के वो उसका साथ दे रही है इस बयान में, उसके और मंत्री उसका साथ दे रहे हैं बयान में। तो साफ पता लगता है कि अराजकता इनके खून में कूट कूट के भरी हुई है। हमने तो पूछा भाई, ओहो हरियाणा वालों ने तो जहर मिला दिया जमुना के पानी में, तो लगता है ये केजरीवाल के मंत्री और जो लोग हैं घर वाले, ये लोग जमुना का पानी नहीं पीते हैं। ये लोग तो पानी इनके लिए कहीं पेरिस से आता है, अमेरिका से आता है। क्योंकि फिर अगर जहर था उस पानी के अंदर तो भैया ये जिंदा कैसे बच गए? ये तो एक आतंक का कार्य है कि जैसे वो फोन कॉल आती है ना कि स्कूल में बम रखा है, उस फोन कॉल में और इस आतंक के कार्य में क्या फर्क है कि दिल्ली के पानी में जमुना के अंदर जहर मिला दिया गया है। तो फिर ये कहता ना कि दिल्ली जमुना पानी मत पियो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, और अगर जहर मिला है, किसी ने मिलाया है, तो उस जहर को निकालने का दायित्व इसका है। वो तेरे चिल्लाने से तो जहर नहीं निकल जाएगा। तूने कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया इलेक्शन कमीशन के सामने? कौन सा जहर है, कितने % जहर है? ये जो झाग बनती है ना जमुना में, ये जो बराज पे पानी रोक देते हैं ना,
दिल्ली के अंदर 2 जगह पे, आईटीओ वाले पे और इधर ये नोएडा जाते हुए इधर जो ब्रिज है शाहीन बाग के बाद में, तो झाग फिर बनेगी जब वो पानी घूमेगा तो। जब तुम्हारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं करेंगे 42 नालों के अंदर, तो खराबी तो आएगी ना। मुझे एक बात बताइए, मुझे याद है मैं कश्मीर गया था, तो डल लेक के अंदर डल लेक का पानी साफ करने के लिए वहां पे मशीनें लगी हुई। क्या भाई तूने जमुना में एक भी मशीन लगवाई कहीं पे, ये जहां पे 2 जगह तूने पानी रोक रखा है यमुना का? मैं चाहता हूं एलजी साहब, इस केजरीवाल से, इस आपकी सरकार से जरा एक वो हिसाब मांगे कि 7,000 करोड़ रुपया जो जमुना पानी साफ करने में खर्च किया गया है, वो किस किस हेड में खर्च किया गया है। ₹7,000 करोड़ कम नहीं होता। अरे 7,000 करोड़ में तो हरिद्वार से सीधा गंगा का पानी लाके दिल्ली वालों को पिलाया जा सकता है, इतने पैसे खर्च करने पे। तो ये 7,000 करोड़ रुपया किस किस मुद्दे पे, किस किस उस पे यमुना के तुमने खर्च किया है? क्या तुम्हारे में हिम्मत है कि दिल्ली वालों के सामने वो हिसाब दे सको? नहीं दोगे, चिल्लाते रहोगे, स्यापा करते रहोगे, नौटंकी करते रहोगे, लेकिन घड़ा फूटता है भाई किसी दिन। और 5 फरवरी को ही दिल्ली की जनता इस घड़े को फोड़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि 5 रुपए के बस टिकट पे मत जाइए। जो कहता है ना, खुद कह रहा था उस दिन के 3 वायदे मैं पूरे नहीं कर पाया हूं, तो 3 वो तो पहले पूरे नहीं कर पाया, लेकिन 21 वायदे और नहीं कर रहा है। और अब कहता है 5 साल और दे दो। आज पलट गया, आज कह रहा है कि यमुना में जो पानी जाता है इन 42 नालों से, इनकी वजह से यमुना जो है प्रदूषित है, अगले 5 साल मुझे और दे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। 11 साल से सो रहा था, अब 5 साल और मांग रहा है। वाह भाई वाह, क्या नौटंकी है। दिल्ली वालों, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सोच समझ करके अब की वोट डालना। और ये बदनामी दुनिया में जो हो गई है एक, कि दिल्ली वाले केवल वो मुफ्त की बिजली, पानी या बस की वजह से वोट डाल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले, हमारे साथी, हमारे युवा इससे ऊपर उठ करके दिल्ली की राजनीति को स्वस्थ बनाने में, इसको साफ करने में पूरी दिल्ली की मदद करेंगे। जय हिंद।